व्हाट्सअप, आई एम आशीष और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी चैनल। तो आज हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी A12 जिसका हम डायरेक्टली इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी बिल्ड की बात कर ले तो ये एक प्लास्टिक बैक बिल्ड है, जो कि अगर फैशनेबल वर्ड में बोला जाए तो एक पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये आपको एक टेक्सचर्ड फिनिश मिलता है और बॉटम में आपको एक प्लेन फिनिश है सैमसंग के लोगो के साथ। कैमरे के ऊपर बाद में आएंगे, इसे इन डेप्थली डिस्कस करेंगे। अगर इसके राइट हैंड साइड में देखें तो आपको वॉल्यूम रॉकर की मिलता है और पावर बटन मिलता है, जिसके साथ ही फिंगरप्रिंट स्कैनर एम्बेडेड है। अगर बॉटम में देखें तो आपको स्पीकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट और 3.5mm जैक है। वही लेफ्ट हैंड साइड आपको सिम ट्रे प्लस माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिलता है। टॉप पे आपको सेकेंडरी नॉइज कैंसलेशन माइक मिलता है। ये रही बिल्ड की बात। तो अगर मैं बिल्ड की बात करूँ तो ठीक है, इस प्राइस में आजकल पॉलीकार्बोनेट बैग ही मिल रहे हैं और हमें ज़्यादा कंप्लेन नहीं करना चाहिए इसके बारे में। तो चीज़ें चेंज होना शुरू होती हैं जब हम इसके डिस्प्ले की बात करते हैं। तो ये एक 6.5mm डिस्प्ले है, जो कि आप देख सकते हो, जो कि 720 पिक्सल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ आता है और एक PLS IPS डिस्प्ले है। सो बेसिकली जो PLS है एक फैंसी वर्ड है LCD डिस्प्ले का, जो कि सैमसंग ने कॉइन किया है। अगर इसकी एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो ये 20:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है, जो कि अच्छी बात है। और आप इसके नॉच देख सकते हैं, जो कि इन्फिनिटी वी, सो कॉल्ड इन्फिनिटी वी जो सैमसंग बोलता है, उसके साथ है। अगर इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो ये 82.1% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ आता है। तो आप नीचे इसका चिन्ह देख सकते हो, जो कि बहुत ही थिक है। और अभी के टाइम पे आप जो कोई भी फ़ोन ख़रीदते हो उसकी चिन्ह पतली होती जा रही है, बट इस फ़ोन में ऐसा केस नहीं है। अगर इसकी पिक्सल पर इंच की बात करें तो ये 270 ppi स्क्रीन है। इसकी सबसे बेकार चीज़ जो मुझे अब तक लगी है कि अब तक सारे भी फ़ोन आते हैं वो सारे ओलियोफोबिक होते हैं, मतलब कि आप जितना भी यूज करो उसके ऊपर इस तरीके के स्मजेस नहीं होते, जो कि आप देख सकते हो। तो इस फ़ोन के साथ ये प्रॉब्लम है कि जितना आप यूज करोगे स्मजेस इस पर ज़्यादा बढ़ेंगे और डिस्प्ले के रिस्पॉन्स उतना ही कम होगा। तो कभी कभी इसके डिस्प्ले पे टच ही काम नहीं करता, जो कि बहुत ही इरिटेटिंग है। मैंने जैसे बताया 720p रिजोल्यूशन का डिस्प्ले है। तो लास्ट टाइम जो फ़ोन मैंने यूज किया था जो 720 पिक्सल स्क्रीन के साथ था, वो था Xiaomi Mi A3। पर मुझे उस फ़ोन के साथ कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि वो फॉर्म फैक्टर छोटा था उस फ़ोन का। आपको उसके में एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल रहा था, प्लस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर था, प्लस उसकी कैमरा क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू अदर फ़ोन्स उस टाइम के हिसाब से। अगर इसके साथ ही इसकी व्यूइंग एंगल की बात करें तो व्यूइंग एंगल उतनी अच्छी नहीं है इस फ़ोन की जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ये हो गई इसके डिस्प्ले की बात। तो आपको अब तक इसका डिस्प्ले का क्वालिटी समझ में आ ही गया होगा कि इस डिस्प्ले के साथ क्या प्रॉब्लम है। मैं बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अटैच करने वाला हूँ इस वीडियो के साथ, तो आपको इसका और भी ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा। अगर इसके बाद बात करें हम इसकी ऐप्स की, तो ये बेसिकली बहुत सारे प्री इंस्टॉल ऐप के साथ आया था, लाइक मोजो एंड चिंगारी। बट वो अच्छी बात है कि सारे अनइंस्टॉल किए जा सकते हैं और मैंने सारे ऐप अनइंस्टॉल कर दिए थे, जो कि यूजफुल है। उसके अलावा अगर इसके स्टोरेज की बात करें तो ये 4GB और 6GB स्टोरेज के साथ आता है विथ 64GB रोम एंड 128GB रोम, मतलब 4GB रैम और 64GB रोम और 6GB रैम और 128GB रोम के साथ आते हैं। जो कि अगर रैम की बात करें तो रैम मैनेजमेंट इस फ़ोन का उतना अच्छा नहीं है, ना कि इसकी स्टोरेज बहुत ही स्लो है। जैसा कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ सर्च करता हूँ कैलकुलेटर,
ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कितना टाइम ले रहा है इस कैलकुलेटर ऐप को ओपन करने में, और आप अभी के टाइम पे इतना स्लो ऐप प्रोसेसिंग एक्सपेक्ट नहीं करते हो अपने फ़ोन से। अगर वहीं इसकी सॉफ्टवेयर की बात करें, ओएस की बात करें, तो अभी भी ये फ़ोन एंड्रॉयड 10 पे रन हो रहा है, जो कि वन UI 2.1 है। तो ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग बहुत स्लो है जैसे कि मैंने आपको बताया, और UI ठीक है, सैमसंग का UI जो आपका पुराना UI था उससे तो ज़्यादा ही अच्छा है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये फ़ोन अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ इंडिया में, तो एंड्रॉयड 11 के साथ है, लेकिन नहीं, एंड्रॉयड 10 पे ही है। सो होपफुली इन फ्यूचर वो एंड्रॉयड 11 पुश करेंगे इस फ़ोन के साथ। अगर इसकी सबसे बड़ी वीकनेस की बात की जाए तो इसका प्रोसेसर है, जो कि हीलियो P35 है, जो कि ईयर 2018 में आया था। तो अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो ये एक्सेप्टेबल था 2018 के स्टैंडर्ड के हिसाब से, पर इस प्राइस रेंज पे हीलियो P35 एक बहुत ही गलत डिसीजन है सैमसंग की ओर से। क्योंकि अगर इसकी बात करें तो हाँ, ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, मैं मान सकता हूँ, बट इसकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप इस पे कोई भी मल्टीटास्किंग करते हो तो मल्टीटास्किंग बहुत ही ज़्यादा लैग करता है। कभी कभी तो आप कोई भी ऐप खोल रहे हो, ऐप हैंग हो जाती है इस एप्लीकेशन के अंदर। अगर इसकी GPU की बात करें तो ये एक माली GPU नहीं है, बल्कि ये है पावर VR G820 GPU, जो कि ट्रस्ट में आप इसमें बहुत ही लाइट गेम खेल सकते हो। अगर आप इस पर कोई भी हैवी गेम खेलना चाह रहे हो, इवन इन लो सेटिंग्स, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी और दूसरे फ्री फायर जैसे गेम, तो आप लो सेटिंग पे भी उस गेम को बियर नहीं कर सकते, ये फ़ोन इतना ज़्यादा स्लो है। ओके, अगर इसकी बैटरी की बात करते हैं, जो कि इसका स्ट्रॉन्ग साइड है, तो इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है, जो कि आपको ईजिली 1.5 डे आपको ईजिली दे देगा एक नॉर्मल यूज पे। और इसके सैमसंग ने इसे 15 वाट फास्ट चार्जर के साथ बंडल किया है। तो आज के स्टैंडर्ड के साथ 15 वाट इज़ नॉट अ फास्ट चार्जर, जो मैं समझता हूँ, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट बॉक्स में चार्जर तो है। अब बात करते हैं इसके कैमरे की, जो कि बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई इसका कैमरा कैसा है। तो अगर इसकी मेन सेंसर की बात करें तो ये 48 मेगापिक्सल आइसोसेल GM2 सेंसर है, जो कि बेसिकली ये ट्रू 48 मेगापिक्सल है, ना कि 12 मेगापिक्सल को मैं 48 मेगापिक्सल बता रहा हूँ पिक्सल बीनिंग के अकॉर्डिंग। तो हाँ, ये मेन कैमरा इसका जो है वो ठीक है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। इसके साथ आपको दूसरा कैमरा जो है, जो कि अल्ट्रा वाइड मिलता है 128 डिग्री तक, जो कि 5 मेगापिक्सल है उसका, और तीसरा कैमरा जो कि मैक्रो है, और चौथा जो बेसिकली डेप्थ सेंसर है। तो पता नहीं आजकल मोबाइल कंपनीज क्या सोचती है, उन्होंने ये 2-2 मेगापिक्सल का जो कल्चर स्टार्ट किया है, मुझे अब तक समझ नहीं आया। तो मैं सारे स्क्रीन पर आपको मैं सारे सैम्पल्स दिखाऊंगा, मैं फ्रंट कैमरा का, अल्ट्रा वाइड का, मैक्रो का और डेप्थ का। तो बेसिकली डेप्थ आप जब कैमरा ओपन करोगे इसमें, तो यू कैन सी माई फिंगरप्रिंट इज़ नॉट वर्किंग करेक्टली। तो जब आप कैमरा यूज़ करोगे तो डेप्थ जो है वो आपको बेसिकली लाइव फोकस के समय काम आ सकता है, बट लाइव फोकस उतना अच्छा नहीं है जितना सैमसंग के फ़ोन में एक्चुअली होता है। और मुझे एक सबसे बुरी बात क्या लगी अभी के टाइम पे, कि इस कैमरे में आपको नाइट विज़न का सपोर्ट ही नहीं है। आप रात के लिए एक स्टैंडर्ड हो गया है आज के मार्केट में कि आपको नाइट फोटोग्राफी मिलती है एक छोटे से छोटे सस्ते फ़ोन में भी, इस फ़ोन में वैसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप मोर में जाकर देखो तो आपको प्रो, पैनोरमा, मैक्रो और फूड मिलता है, और आपको कुछ नहीं मिलता। अगर वीडियोज़ में जाकर देखो तो हाँ, वीडियोज़ आप 180 पिक्सल तक की वीडियो कैप्चर कर सकते हो 30 फ्रेम पर सेकंड पे, और ये दोनों अल्ट्रा वाइड और नॉर्मल मेन सेंसर पे काम करता है। अगर इसकी सेल्फ़ी की बात करें तो ये 8 मेगापिक्सल शूटर है, जो कि एक डिसेंट सा सेल्फ़ी आपको निकाल कर देगा। तो अगर इसकी प्रोज एंड कॉन्स की बात करें
फ़ोन को साइड में रखते हैं और इसकी प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कॉन्स अगर मैं काउंट करना चला जाऊँ तो इसका लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। सो पहला कॉन, डिस्प्ले। इट्स जस्ट 720 पिक्सल, जो कि अभी के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही बेकार है। अब वो भी इसे बंडल किया गया है आपको IPS LCD के साथ, तो इट्स नॉट दैट ग्रेट। दूसरा, प्रोसेसर इज़ वेरी वीक। आप 2021 में आप Helio P35 एक्सपेक्ट नहीं करते हो किसी भी फ़ोन में, बिकॉज आजकल किसी भी फ़ोन का प्रोसेसिंग पावर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तीसरा, कलर इज़ नॉट दैट एक्यूरेट, व्यूइंग एंगल्स उतने अच्छे नहीं हैं। चौथा, रैम मैनेजमेंट बहुत ही बेकार है फ़ोन का। पाँचवा, फ़ोन ऑडियोफोबिक नहीं है, तो आपको स्क्रीन पे इतने ज़्यादा स्मजेस मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आपका जो टच रिस्पॉन्स है बहुत ही बेकार हो जाएगा कुछ समय यूज करने के बाद। सपोज आप हाफ एन आवर यूज कर रहे हो, 20 मिनट्स यूज कर रहे हो, उसके बाद आपको ये फील होने लगेगा कि टच रिस्पॉन्स आपका ख़राब हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मजेज हो गए हैं स्क्रीन पे। चौथा बात करें, रैम मैनेजमेंट इज़ नॉट दैट ग्रेट। उसके बाद बात करें, आप इस पर गेमिंग तो कर ही नहीं सकते, और गेमिंग भूल जाओ, नहीं कर सकते आप उस पर। अगर इस फ़ोन के प्रोज़ की बात करें तो इस फ़ोन में आपको एक्टिव फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। मैं कभी भी पैसिव फिंगरप्रिंट स्कैनर का फ़ैन नहीं रहा, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें आपको एक्टिव फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। साथ में आपको इसका कैमरा जो है एवरेज है, इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से सही है। आप किसी भी ब्रांड का फ़ोन ले रहे हो तो कैमरा इज़ गुड इनफ, ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते उसके बारे में। इन दो चीज़ों के अलावा मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया इस फ़ोन का। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। सैमसंग गैलेक्सी M12 आने वाला है जल्दी मार्केट में, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अगर आप पूछो कि इस फ़ोन को परचेज करना चाहिए या नहीं, तो मेरा फाइनल आंसर है नहीं। इससे बेहतर आप रियलमी, रेडमी, पोको के फ़ोन खरीद सकते हो, पर इस फ़ोन को मत खरीदो। या आपको चाहिए नहीं मुझे सैमसंग या नोकिया ब्रांड वैल्यू चाहिए, तो आप वेट करो, सैमसंग का गैलेक्सी M12 लॉन्च होने दो। एक बार वो जब वो लॉन्च हो जाए तब आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन मैं कभी ये फ़ोन सजेस्ट नहीं करूँगा। तो एक क्वेश्चन इससे निकल कर आता है, तो ये फ़ोन एक्चुअली एग्जिस्ट ही क्यों करता है? क्योंकि इस फ़ोन की स्ट्रेंथ बस 10% और बाकी सारी चीज़ इसमें बेकार है। तो क्यों, मतलब सैमसंग को क्या चुल पड़ी थी इस फ़ोन को लॉन्च करने का? तो इस फ़ोन को लॉन्च करने का पीछे सबसे बड़ा रीज़न है मार्केट। तो अब बोलोगे ऐसा क्या है मार्केट में? तो आपको पता है कि फ़ोन दो जगह बिकते हैं, एक ऑनलाइन मार्केट, एक ऑफलाइन मार्केट में। तो गैलेक्सी A12 बेसिकली ऑफलाइन मार्केट को टारगेट किया गया है। तो जब भी कोई फ़ोन खरीदने जाता है तो आपको ओप्पो, वीवो और सैमसंग के फ़ोन्स देखने को मिलेंगे, तो इट्स लॉजिकल आप सैमसंग का ही फ़ोन चूज करोगे बिकॉज ऑफ इट्स मार्केट कैप और ब्रांड नेम। सो या दैट्स वाई दिस फ़ोन एग्जिस्ट। पर अगर आप मेरी बात मानो, नेवर गो फॉर दिस फ़ोन, दिस इज़ नॉट वर्थ पेनी। तो दिस इज़ माई फाइनल डिसीजन। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।